हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट दी टाइप ऑफ मसल्स, है ना। कौन कौन सी टाइप की हमारी मसल्स प्रेजेंट होती है, उनके इंडिविजुअल क्या फंक्शन है, और अगर एनाटॉमिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली अगर हम उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन देख रहे हैं तो वो क्या क्या वेरिएशन है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टिश्यू स्केलेटल मसल है, ये वाला टिश्यू आपका कार्डियक मसल है या फिर स्मूथ मसल है। ठीक है, अभी हमने लास्ट लेक्चर एक और बात हमने देखी थी कि किस तरीके से हमारी मसल्स अरेंज रहती हैं। अगर एक मसल का आप सेक्शन कट करके देखते हैं तो मसल के अंदर आपके नंबर ऑफ फैसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन फैसिकल्स को भी अगर आप ओपन करके देखेंगे, सेक्शन कट करके देखेंगे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट हैं जिन्हें हम मसल सेल्स भी बोलते हैं। और अगर उन मसल सेल्स में से, उन मसल फाइबर्स में से एक मसल फाइबर को आप ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स दिखाई देंगे। और फिर आप अगर मायोफिब्रिल के सेक्शन को कट करके देखेंगे तो आपको 100 to 1000 ये आपकी रेंज है, नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स दिखाई देंगे। सार्कोमेयर जो कि आपकी फंक्शनल यूनिट है। अब देखिए एक डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो आपकी तीन टाइप की मसल है, कौन कौन सी? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। हमने एनाटॉमिक जब डिफरेंस देखा था तो हमने क्या देखा था कि जो हमारी स्केलेटल मसल है और जो हमारी कार्डियक मसल है उसमें स्ट्रिएशंस होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्ट्रिएटेड मसल्स, है ना। और जबकि जो आपकी स्मूथ मसल है उसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं होता है ना। अगर आप उसके सेल का शेप भी देखेंगे तो किस तरीके से होता है, दोनों साइड से टैपर्ड होता है, लाइक दिस। इस तरीके से हमारी स्मूथ मसल का शेप होता है, दोनों साइड से जो दोनों कॉर्नर है इसमें क्या रहेगा? टेपरिंग रहेगी और बीच में आपका न्यूक्लियस रहेगा। कोई भी स्ट्रिएशन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल में इस तरीके के आपको स्ट्रिएशंस दिखाई देंगे, बीच बीच में न्यूक्लियस भी होंगे क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मैंने आपको बताया था। सेम वेज अगर हम कार्डियक मसल की बात करते हैं तो कार्डियक के केस में भी यही होना है। आपका क्या रहता है कार्डियक के केस में? इस तरीके से आपको स्ट्रिएशंस दिखाई देंगे। डिफरेंस ये होता है कि जो कार्डियक मसल जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी? कार्डियक मसल्स में क्या होता है आपका? ब्रांचिंग होती है ना। स्केलेटल मसल में ब्रांचिंग नहीं होती है, कार्डियक मसल में ब्रांचिंग होती है। यहाँ पे भी आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल क्या था आपका? मल्टी न्यूक्लिएटेड था। स्मूथ मसल क्या थी आपकी? सिंगल यूनी न्यूक्लिएटेड है। और जो कार्डियक मसल है वो यूनी न्यूक्लिएटेड और बाई न्यूक्लिएटेड दोनों हो सकती है, यही हमने पढ़ा था। बात कर रहे थे हम स्ट्रिएशंस की स्केलेटल मसल में और स्मूथ मसल्स में। ये आपकी स्केलेटल मसल है, ये आपकी कौन सी मसल है? आपकी कौन सी मसल है? कार्डियक मसल। ठीक है, इन दोनों में क्या है? आपके स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है। और स्ट्रिएशन किस चीज को बताता है? कि जो आपकी फंक्शनल यूनिट है, जो सार्कोमेयर है, क्योंकि हमने अभी मसल्स जब पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि मेन फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमेयर, है ना। सार्कोमेयर में ही कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ये स्ट्रिएशन है ये किस वजह से थे? क्योंकि सार्कोमेयर एक रिपीटेड अरेंजमेंट में था, एक के बाद एक सार्कोमेयर अटैच थे, इस वजह से इसमें स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सार्कोमेयर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सार्कोमेयर में जो हमारी जेड डिस्क होती है ना, जेड डिस्क होती है, जेड डिस्क के बीच में आपके क्या होते हैं? डार्क बैंड भी प्रेजेंट होते हैं और लाइट बैंड भी प्रेजेंट होते हैं, वो आज भी हम लेक्चर में देखेंगे। तो वही आपके क्या है? वही रीजन है इन स्ट्रिएशंस का। जहां जहां पे आपको ये लाइनिंग्स दिख रही है ये डार्क बैंड शो कर रहा है, और जहां पे आपको लाइट कलर दिखाई दे रहा है ये क्या है? लाइट बैंड शो कर रहा है। क्योंकि जब हम सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें हमें लाइट बैंड भी दिखते हैं और डार्क बैंड भी दिखते हैं। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे दिखते हैं। अभी हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि जो हमारा स्केलेटल मसल है और जो कार्डियक मसल है, क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब इसमें क्या है? सार्कोमेयर प्रेजेंट है। और आपको पता है सार्कोमेयर में एक्टिन और मायोसिन कैसे अरेंज होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। अभी जो आपकी ये स्मूथ मसल है, आपको दिख रहा है स्मूथ मसल में कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ से एक और चीज क्लियर होती है कि स्मूथ मसल में कोई भी सार्कोमेयर प्रेजेंट नहीं है। एक्टिन और मायोसिन होगा, ठीक है, जो थिक और थिन फिलामेंट है वो इसमें भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म तीनों मसल्स के केस में एक ही है। फाइनली एक्टिन और मायोसिन कंबाइन होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वेरी करेगा। इसलिए जानना जरूरी है कि स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के केस में स्ट्रिएशंस हैं जो कि ये बता रहे हैं कि सार्कोमेयर प्रेजेंट है।
ठीक है। सार्कोमेयर के ही अंदर आपके लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो क्लियर हुआ कि भाई सार्कोमेयर है और इसका मतलब जेड डिस्क है, और जेड डिस्क से ही क्या है आपका एक्टिन और मायोसिन अटैच्ड है। मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ भी कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे हम कह रहे हैं कि जेड डिस्क प्रेजेंट है। कैसी होती है जेड डिस्क? इस तरीके से, अगर हमारा ये एक मायोफिब्रिल है, सपोज ये हमारा क्या है, मायोफिब्रिल है, और मायोफिब्रिल का एक छोटा सा सेक्शन कट करके हम देख रहे हैं। सपोज ये सेक्शन मैंने कट किया है और इसे मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो देखें कैसा सेक्शन दिखेगा। इस तरीके से आपको जेड डिस्क दिखाई देंगी। ये मैं केवल एक दिखा रही हूँ, हो सकता है इतने पोर्शन में बहुत ज्यादा जेड डिस्क हो। मैं केवल 2 जेड डिस्क को ले रही हूँ, क्योंकि एक सार्कोमेयर क्या होता है आपका, 2 जेड डिस्क के बीच का जो स्पेस है, जो भी मटेरियल अंदर है, वो क्या है आपका सार्कोमेयर है ना। इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। तो ये हमारी जेड डिस्क है, ठीक है। जेड डिस्क में आपने देखा है बीच में क्या होता है आपका, एम लाइन प्रेजेंट होती है। ये सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है, जो मैंने बोला आपसे कि ये मायोफाइबर के अंदर, जो मायोफिब्रिल है, इसके अंदर सार्कोमेयर प्रेजेंट है। तो एक सार्कोमेयर को हम ड्रॉ करके देख रहे हैं, तो ये वो सार्कोमेयर है। तो देखिए सार्कोमेयर में बीच में क्या है, ये आपकी एम लाइन है, इसे क्या बोलते हैं, एम लाइन। और ये 2 जो जिगजैग आपको दिख रही हैं, ये क्या है, जेड डिस्क, ठीक है। ये भी क्या है आपकी जेड डिस्क। अब देखिए एम लाइन, मैंने क्या बोला आपसे, सार्कोमेयर के अंदर 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी है, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। देखें किस तरीके से अरेंज है। देखो ये जो आपको एम लाइन दिख रही है, एम लाइन में इस तरीके से आपका थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, और थिक फिलामेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए मायोसिन इस तरीके से आपका एम लाइन से अटैच्ड है। ये रहा हमारा क्या, मायोसिन, पहली प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ नेक्स्ट, ये जो आपको जेड लाइन दिख रही है, जेड लाइन से इस तरीके से आपकी एक प्रोटीन अटैच्ड होती है, इस तरीके से देखिए। ये प्रोटीन कौन सी है, ये प्रोटीन क्या है आपकी, एक्टिन। ऑब्वियसली थिन है कंपैरेटिव टू मायोसिन। देखो मायोसिन थिक है ना, तो मायोसिन क्या होता है आपका, थिक फिलामेंट। और दूसरी प्रोटीन जो एक्टिन, जो कि जेड डिस्क से कनेक्टेड है, वो क्या है आपकी, थिन फिलामेंट है, जिसे आपने क्या बोला, एक्टिन बोला। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, एक्टिन जेड डिस्क से किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एक्टिनिन, ठीक है। एक्टिनिन प्रोटीन क्या करती है, एक्टिन को जेड डिस्क से कनेक्ट करती है, जबकि मायोसिन को एम लाइन से कनेक्ट करने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मायोमेसिन, ठीक है। ये एम लाइन से, बीच में ये एम लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसके साथ जो मायोसिन अटैच्ड है, ये कौन सी प्रोटीन के थ्रू है, मायोमेसिन के थ्रू। अब देखिए एक और प्रोटीन होती है जो क्या करती है, ये जो आपको दिख रहा है ना मायोसिन, मायोसिन को भी जेड डिस्क से कनेक्ट करने के लिए प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये थोड़ी सी स्पाइरल टाइप होती है, देखिए इस तरीके से होगी, जेड डिस्क से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मायोसिन को जेड डिस्क से कनेक्ट करने के लिए जो ये प्रोटीन है, जो कि स्पाइरल है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, टिटिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो याद रखिएगा, एक्टिन को जेड डिस्क से कौन कनेक्ट करता है, एक्टिनिन। मायोसिन को एम लाइन से कौन कनेक्ट कर रहा है, मायोमेसिन। और जो मायोसिन है उसे जेड लाइन से जो स्पाइरल प्रोटीन कनेक्ट कर रही है, उसका नाम क्या है, टिटिन। और यही जो स्पाइरल प्रोटीन है ना, इसी वजह से क्या होगा, जब मसल खिंच भी सकती है, रिलैक्स भी हो सकती है और कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, क्योंकि स्पाइरल है। और स्पाइरल का क्या काम होता है आपका, आप इसके शेप को चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो मैं आपसे बैंड्स की बात कर रही थी, वो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए स्पेस क्या होता है आपका, यहां से लेके यहां तक का एरिया, इसे मैं यहां से हटा रही हूं। अब ये स्पेस जो आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक का, ये कौन सा एरिया है, एक्टिन और मायोसिन। देखो एक्टिन का कुछ पार्ट मायोसिन के कुछ पार्ट से ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मायोसिन है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, एक्टिन है। तो इतना पोर्शन मैं डॉट लाइन से दिखा रही हूं, इतना पोर्शन जो है ये ओवरलैप कर रहा है, यानी कि मायोसिन के ऊपर एक्टिन आ चुका है। सेम वेज इस साइड भी देखिए,
इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, इतने मायोसिन के पार्ट के ऊपर एक्टिन आ चुका है और इतना पार्ट जो मायोसिन का है वो फ्री है। तो ये जो फ्री जोन होता है जहां पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, इस जोन को क्या बोलते हैं हम? एच जोन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो फ्री जोन है मायोसिन का, जहां पे एक्टिन के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है, उसे क्या बोलेंगे? एच जोन। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाइए, जो ये मायोसिन की आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है, अगर मैं मायोसिन को यहां से लेती हूं और यहां तक, मायोसिन की जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल लेंथ है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे बोलते हैं हम ए बैंड। क्या बोलते हैं? ए बैंड। और ए बैंड का दूसरा नाम आपका है डार्क बैंड। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो डार्क बैंड। जो आपको स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं ना, ये डार्क डार्क स्ट्रिएशंस, लाइनिंग्स दिखाई दे रही है और बीच में स्पेस खाली दिख रहा है, तो ये लाइनिंग्स किसकी वजह से है? ए बैंड की वजह से है। क्लियर है। अब देखिए, इसके अलावा और क्या क्या है। इसके अलावा देखिए, अगर सपोज ये एक जेड लाइन है, इसी के साइड कॉर्नर पे मैं एक और जेड लाइन बना रही हूँ, ठीक है, यही इसी से आगे कनेक्ट कर देती हूँ, तो ये एक जेड लाइन है, ये दो जेड लाइन है, तो इसके आगे भी एक जेड लाइन होगी और सार्कोमियर इस तरीके से, एक सार्कोमियर यहाँ है तो दूसरा सार्कोमियर भी होगा, तो ये जेड लाइन दूसरे के लिए भी एक जेड लाइन की तरह काम करेगी। सपोज यहाँ पे देखो, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपकी दूसरी जेड लाइन है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा? ये क्या होगा? एक सार्कोमेयर। यहां से लेके, एक जेड डिस्क से लेके दूसरी जेड डिस्क तक के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। याद रखिएगा, सार्कोमेयर क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन टू जेड डिस्क। दो जेड डिस्क के बीच की डिस्टेंस है। सेम वेज, एक ये जेड डिस्क है, एक ये जेड डिस्क है, इन दोनों के बीच का जो भी स्पेस होगा, लेंथ होगी, उसे भी हम क्या बोलेंगे? सार्कोमेयर ही बोलेंगे। तो देखो कैसे होगा, यहां पे भी देखो, जेड डिस्क से इस साइड में भी क्या निकलेगी? इस तरीके से एक्टिन निकलेगी, जैसे यहां निकली है ना, देखो इस जेड डिस्क से एक्टिन निकली है, यहां पे भी एक्टिन इस तरीके से निकलेगी, यहां से भी निकलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए, जो ये एक्टिन आपको दिख रही है और बीच में ऑब्वियसली एम लाइन होगी, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इसे हटा देते हैं, जो आपने नेमिंग दी हुई है। ये आपकी टिटीन प्रोटीन थी, ये आपकी मायोसिन प्रोटीन थी, ताकि हमारा और ज्यादा क्लियरली हमें समझ में आए कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, एक और बैंड, बीच में ये क्या है? हमारी एम लाइन है, और हम जानते हैं एम लाइन से कौन कनेक्टेड है। मैं यहाँ डिफरेंट कलर से शो कर रही हूँ, हालांकि कलर आप एक जैसा दिखा सकते हैं। ये हमारी कौन सी प्रोटीन है? मायोसिन प्रोटीन है, जो क्या है? एम लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये रही आपकी प्रोटीन। अब देखिए, आप दोनों में आपको क्या देखना है? देखो, ये वाली एक्टिन को देखो, इसे मैं यहां से हटा देती हूं। ठीक है, हाँ, ये वाली एक्टिन को देखो और इस साइड वाली एक्टिन को देखो, यानी कि जेड लाइन के अक्रॉस दोनों साइड एक एक साइड एक्टिन है, तो इस साइड वाली एक्टिन को देखो और वहां तक लेना है जहां तक ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। देखो, मायोसिन एक्टिन के साथ कहां तक ओवरलैप कर रहा है? यहां तक, है ना, इससे यहां का हिस्सा ओवरलैप कर रहा है क्योंकि एक्टिन के ऊपर मायोसिन है। बाकी का ये हिस्सा क्या है? फ्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई मायोसिन नहीं है। तो मैं डिस्टेंस यहीं से लूंगी, यहां से लेके सेम इस वाले को भी देखो, इस एक्टिन को देखो, कहां तक ओवरलैप कर रहा है मायोसिन के साथ। मायोसिन से नीचे ड्रॉ करो, ये यहां तक, इससे आगे का हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, लेकिन यहाँ का स्पेस खाली है, तो यहां से हम इसे ले लेते हैं। और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक का स्पेस, यानी कि एक्टिन की वो लेंथ जो कि ओवरलैप नहीं करती है विद द मायोसिन, बट हम बात किसकी कर रहे हैं? जेड लेंथ, जेड डिस्क के दोनों साइड वाली एक्टिन की, किसी एक सिंगल एक्टिन की बात नहीं कर रहे हो आप। एक्टिन की किस लेंथ की बात कर रहे हो? जो जेड लाइन के दोनों साइड है एक्टिन, और वो भी वो वाली लेंथ आप देख रहे हो जो मायोसिन के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है। मायोसिन के साथ जो ओवरलैप कर रही है उसे छोड़ दो, जो नहीं कर रही है उसे काउंट करना है। तो ये डिस्टेंस को बोलते हैं हम आई बैंड, और जो ये आई बैंड होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके लाइट बैंड होते हैं। ठीक है, लाइट बैंड। और यही एक रीजन है कि जब हम स्केलेटन
स्केलेटल मसल को देखते हैं या फिर कार्डियक मसल को देखते हैं, इसमें जो स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं, जो डार्क लाइनिंग दिख रही है, ये किसकी वजह से है? डार्क बैंड की वजह से। और डार्क बैंड क्या है? ए बैंड। और ए बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? मायोसिन की टोटल लेंथ को, ठीक है। और जो लाइट आपको स्पेस दिख रहा है वो क्या है? आपका लाइट बैंड है। और लाइट बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्टिन की उस लेंथ को, दोनों साइड की बात कर रहे हैं, जो जेड डिस्क के दोनों साइड एक्टिन है उसकी उस लेंथ को, जो क्या कर रहा है? आपका मायोसिन के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आई बैंड है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्ट्रक्चर में हमें लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक। तो इससे आगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके अलावा जो मैं आपको बता रही थी उसे एक बार और सुन लीजिए कि जो हमारी ये स्केलेटल मसल है या कार्डियक मसल है, इसमें तो स्ट्रिएशंस है, तो साफ बात क्लियर होती है कि भाई इसमें सार्कोमियर है, क्योंकि सार्कोमियर में ही आपके लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ स्मूथ मसल, अगर मैं ये स्मूथ मसल को ड्रॉ कर रही हूं, इसमें आप देखिए इसमें कोई भी स्ट्रिएशंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहां से क्लियर पता लगता है कि आपका स्मूथ मसल में आपके ये सार्कोमियर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो स्मूथ मसल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है? आप ध्यान रखिएगा, ये स्मूथ मसल है, देखो स्मूथ मसल के ऐसे सरफेस में ना, जो आउटर सार्कोलेमा है, सबसे बाहर की लेयर जो है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? कुछ डार्क बैंड बोल लीजिए, या आपके ये स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यही आपके जो बैंड होते हैं, ये स्पॉट्स होते हैं, इनके साथ क्या होते हैं? ऐसे देखो, अंदर फिलामेंट ऐसे अटैच्ड रहेंगे। ये फिलामेंट होते हैं, ये विजिबल नहीं होते हैं, केवल मैं आपको दिखाने के लिए ही बना रही हूँ। इस तरीके से फिलामेंट्स होते हैं। अगर आप स्मूथ मसल को देखोगे तो उसमें आपको ये दिखाई देंगे कि इसके सरफेस में इस तरीके के बैंड प्रेजेंट होते हैं, एरियाज प्रेजेंट होते हैं, और उनके साथ अंदर फिलामेंट निकले हुए होते हैं, ठीक है, फिलामेंट अटैच्ड है। तो अब होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड डिस्क नहीं है। बस इसमें क्या होगा? जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जेड डिस्क एक दूसरे के पास आ जाएगी, ठीक है। ये जेड डिस्क के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, ये रिलैक्स है। मान लीजिए ये सार्कोमियर अभी रिलैक्स पोजीशन में दिख रहा है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? यहां से भी जेड डिस्क खिसकेगी, यहां से भी खिसकेगी, दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आने की वजह से आई बैंड और एज जोन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस चीज को समझ पा रहे हैं? कैसे कम होगी? एज जोन क्या है बेटा? वो डिस्टेंस है, जो वो डिस्टेंस मायोसिन की जो एक्टिन के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है। अब आप खुद सोचो, ये जेड डिस्क दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक्टिन भी अंदर की तरफ आएंगे। एक्टिन अंदर की तरफ आएगी तो मायोसिन के साथ अभी तो इतना ही ओवरलैप थी, अब अंदर आएगी तो और ज्यादा ओवरलैप हो जाएगी ना। सपोज कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये एक्टिन इतना आगे पहुंच गई, तो देखो ओवरलैप कहां तक हो गई? यहां तक। यहां से भी इतना आगे पहुंची, ओवरलैप यहां तक हो गई, तो एज जोन कितना रह गया? बस इतना सा। ये इतना सा क्या रह गया? हमारा एज जोन रह गया। तो इसका मतलब जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा इन केस ऑफ स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, जेड डिस्क एक दूसरे के करीब आएगी। रीजन क्या है आपका? एक्टिन मायोसिन के साथ मिलने की कोशिश करेगा। मैंने पहले ही बताया, जब ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तभी जाके क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो उसकी वजह से एक तो एस जोन की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और दूसरा देखो ए बैंड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मायोसिन की लेंथ से पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितनी लेंथ मायोसिन की है वो उतनी ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होना है। तो ए बैंड कांस्टेंट रहेगा। बट आई बैंड क्या हो जाएगा आपका? ये भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी यही होना है। एक्टिन देखो अभी इतना ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्टिन की ओवरलैपिंग देखो कितनी हो रही है। फिर अगर ये आपके पास आएंगे तो फिर ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? आपकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। एक्टिन ज्यादा ओवरलैप करेगा तो डिस्टेंस खुद ब खुद इन दोनों के बीच की भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग, क्योंकि एस जोन और आई बैंड दोनों ही ओवरलैप्ड एरिया को एक्सक्लूड कर देता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी, और ओवरलैपिंग की वजह से एस जोन और आई बैंड दोनों की क्या होगी? डिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो आपका जेड डिस्क है दोनों एक दूसरे के करीब आएंगी। अब बात कर रहे हैं हम इसकी, स्मूथ मसल में ऐसा क्या होगा? क्योंकि उसमें जेड डिस्क तो है नहीं भाई। अब इसमें क्या होता है? ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये डार्क स्पॉट्स जो दिख रहे हैं, इनमें क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? ये फिलामेंट भी अंदर की तरफ खींचेंगे, तो स्ट्रक्चर देखो आपका क्या हो जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मसल का देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो यहाँ पे
जो स्पॉट थे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है वो स्पॉट, जहां पे भी अंदर की ओर आया है ना स्ट्रक्चर जो बेंट हुआ है, ये स्पॉट्स की वजह से हुआ है। तो जब स्पॉट्स आपके क्या हुए, देखो स्पॉट्स अंदर की तरफ खींचे, देखो कैसे अंदर खींच गए। पहले स्पेस कैसा था, देखो प्लेन था ना, अभी देखो कैसा हो गया, अंदर की ओर आ रहा है सब जगह से। तो ये जो हुआ इसकी वजह से क्या होगा, जो ये इसके अंदर के फिलामेंट हैं ये भी क्या होंगे आपके, ये भी स्ट्रेच होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इनमें भी स्ट्रेचिंग होगी। और ये जो स्ट्रेचिंग हो रही है इसी को क्या बोला हमने, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो स्मूथ मसल के केस में जेड डिस्क नहीं है, क्या है आपका, ये डार्क बैंड्स प्रेजेंट हैं। और ये बैंड्स जब भी आपका क्या होगा, कैल्शियम आएगा या एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि देखो मैकेनिज्म सेम है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैकेनिज्म में एक्टिन और मायोसिन की स्लाइडिंग की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, चाहे स्केलेटल मसल हो, चाहे कार्डियक मसल हो, चाहे आपकी स्मूथ मसल हो। लेकिन एक चीज वेरी करेगी, वो क्या है, इन दोनों के केस में तो जेड डिस्क प्रेजेंट है, उनके बीच में सार्कोमेयर है, ऑब्वियसली स्पेस को ही सार्कोमेयर बोलते हैं दो जेड डिस्क के बीच के। लेकिन स्मूथ मसल के केस में कोई स्ट्रिएशन नहीं है, इसका मतलब कोई सार्कोमेयर, कोई जेड डिस्क नहीं है, कोई ट्रोपोनिन नहीं है। अभी आप आगे देखेंगे कि ट्रोपोनिन का क्या रोल होता है इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इस केस में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी वो बहुत सिंपल तरीका है, होना वही है, एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, और जो ये डार्क बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होंगे, अंदर की तरफ पुल होंगे। इनकी पुलिंग की वजह से देखो कैसे अंदर पुल हो चुके हैं, ये सब जगह देखो जहां पे ये डार्क बैंड्स थे अंदर पुल हुए, इनके पुल होने की वजह से स्मूथ मसल्स में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। हाँ, और मैकेनिज्म आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। टिल देन थैंक यू।